राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में एकदम फिट होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के ऊपर जिस पे हमारे देश की पब्लिक की निगाहें, भावनाएं और भाव तीनों जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो कोई मेरी नॉर्मल वीडियो की तरह हंसी मजाक वाली या रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बहुत संवेदनशील और बहुत सीरियस होने वाली है। तो हाँ, उन्नाव का यह मामला कोई नॉर्मल एक अपराध की कहानी नहीं, अपितु एक पीड़िता का सत्ताधारियों के खिलाफ चीख है जिसमें उसने अपना बहुत कुछ खो दिया। आज का वीडियो कोई नॉर्मल यूट्यूबर की वीडियो की तरह नहीं होने वाला है, ना कि कोई मीडिया चैनल्स की तरह और ना ही पॉलिटिशियंस के बयान के जैसे होने वाला है। मैं सबका सम्मान करता हूं, परंतु यह वीडियो बहुत हटके होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव केस के दोनों पक्षों की। इसीलिए आज मैं लाया हूं उन्नाव केस की वो पूरी दर्दनाक कहानी और फिर आगे फैसला आपका होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों पक्षों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू की जिसके ऊपर यह घटना घटित हुई है, यानी कि जो इस केस की पीड़िता है। सोचिए, अगर एक गरीब घर की लड़की जो कि एक रेप केस की पीड़िता है और वह इंसाफ मांगने जाती है, तो बदले में उसको क्या मिलता है? डर, खामोशी, धमकी, अपनों को खो जाने का खौफ और तो और उस पीड़िता पर अन्य दबाव बनाए जाते हैं। और जब वह यह सारी शिकायत पुलिस प्रशासन के पास गई एफआईआर लिखाने के लिए, तब उसकी एक भी नहीं सुनी गई और तो और उसको बोला गया चुप रहने के लिए। Oh my God. ये कोई मेरी गढ़ी हुई एक कहानी नहीं, बल्कि पीड़िता के मुंह से सुनाई गई उसकी व्यथा है। फिर भी उस पीड़िता ने साहस दिखाते हुए सीएम आवास के बाहर गई, वहां आत्मदाह करने की यानी कि अपने आप को आग लगाने की कोशिश भी की। देखने और सुनने में यह एक फिल्म की बहुत करारी स्टोरी भी लग सकती है, लेकिन यह एक सत्य घटना है। और जब इन सब चीजों के बाद पीड़िता के पिता पीड़िता का साथ देना चाहते हैं, उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, तो पीड़िता के पिता के ऊपर हमला हो जाता है और उसी केस में पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और हिरासत में ही पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम पीड़िता पुलिस प्रशासन की ढिलाई और कुलदीप सेंघल पर लगाती है, जो कि इस रेप केस का दोषी है। और इस घटना को अभी सिर्फ एक ही साल हुआ था कि पीड़िता का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है जब वह अपने वकील से मिलने जा रही होती है और इसका इल्जाम भी पीड़िता कुलदीप सेंघल पर ही लगाती है। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में एक ट्रक इनकी कार को कुचल देता है, जिसमें इनकी दो चाचियों की मौत हो जाती है और एक ड्राइवर भी खत्म हो जाता है। और उसी समय तत्काल केस की सीरियसनेस को देखते हुए स्टेट कोर्ट इस केस को दिल्ली कोर्ट को सौंप देती है। दिल्ली की अदालत एक ट्रायल चलाती है जिसके तहत फैसला आता है, जिसमें कुलदीप सेंघल दोनों केसों में दोषी बताया जाता है। एक तो इनके पिता के केस में जिसमें इनको 10 साल की सजा होती है और एक रेप केस में जिसमें इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब मैं आप सबको इस केस की थोड़ी सी टाइमलाइंस दे देता हूं, जिससे आप इस केस को और गहराई से समझोगे। 2017 4 जून को पीड़िता के साथ ये कुकृत्य होता है, घिनौना काम किया जाता है कुलदीप सेंघल के द्वारा। और अगले ही साल 2018 में पीड़िता के पिता उसका साथ देना चाहते हैं, तब उनकी मौत हो जाती है कस्टडी में। और इसी साल 2018 में यह केस सीबीआई को भी सौंप दिया जाता है। और अगले ही वर्ष 2019 में ट्रक वाला कांड होता है, जिसमें इनके घर वालों की मौत हो जाती है। और लास्ट में 2020 में केस का फैसला आता है और कुलदीप सेंघल को सजा हो जाती है। और मैं आप सबको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, एक रेप अटेम्प्ट और भी होता है पीड़िता के ऊपर, जो कि 11 जून 2017 को होता है, जिसका केस आज भी चल रहा है स्टेट कोर्ट में, जो कि एक गैंग रेप केस है। आप सबके दिमाग में एक भ्रम है कि रेप केस और गैंग रेप केस दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों के अपराधी अलग हैं। इन दोनों केसों में दो ही चीज कॉमन है, एक पीड़िता और दूसरा पीड़िता को कॉल करके बुलाने वाली महिला, यानी कि शशि सिंह, जो कि शुभम सिंह की मम्मी है। कौन शुभम सिंह? जो कि इस गैंग रेप केस का एक दोषी है। और ऐसा भी बताया जाता है कि शशि सिंह ने इनको नौकरी का झांसा देकर दोनों बार बुलाया था। ये वाली साइड तो आप सबने सुन रखी होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ जब सबने बना ही रखी है। बट अभी कुछ टाइम पहले ये केस फिर से रीओपन कराया जाता है कुलदीप सेंघल की फैमिली के द्वारा, और उनकी बेटी मीडिया ट्रायल्स में कुछ ऐसे बयान देती हैं, कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखती हैं मीडिया के, जो कि अगर कोई व्यक्ति देख ले तो उसे समझ ही ना आए कि कौन सही, कौन गलत, कौन दोषी, कौन सुधरा हुआ है। Oh my God. तो उन फैक्ट्सों पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या इन सभी चीजों को नकारते हुए सीधे तौर पर कह देती हैं कि ये जितने भी केस हैं वो सब झूठे हैं और उनके पिता पर बेबुनियादी रूप से लगाए गए हैं। और यह केस उनके पिता पर इसलिए डाले गए क्योंकि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही प्रधानी के इलेक्शन से बहुत सारे मनमुटाव हैं। और ऐश्वर्या आगे कहती हैं यह सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए और जो पुराने विवाद हैं
उनकी जलन के कारण उन्होंने ये सब किया है। और ऐश्वर्या एक चीज और क्लेरिफाई करती हैं कि जो पीड़िता के चाचा हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खूंखार अपराधी है। उनमें से एक केस ऐसा भी है जिसमें कुलदीप सेहगल के छोटे भाई यानी कि ऐश्वर्या के चाचा को गोली मारकर उनके पीड़िता के चाचा भाग गए थे, जिसके कारण उनके ऊपर अभी अटेम्प्ट टू मर्डर केस चल रहा है। और जो पीड़िता की फैमिली है वो कोई आम फैमिली नहीं बल्कि जो पीड़िता की मां है वो भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधानसभा का इलेक्शन लड़ भी चुकी हैं और हार गईं, और वह इस चीज को भी एक कारण बताती हैं। और आगे ऐश्वर्या अपने पिता के ऊपर लगे रेप केस को क्लैरिफाई करते हुए यह भी कहती है, जब 11 तारीख को पीड़िता के साथ कुकर्म होता है और 17 तारीख को पीड़िता जब शुभम सिंह के साथ पकड़ी जाती है और 2 अपराधी भी पकड़े जाते हैं जो कि उसी गैंग रेप केस में शामिल थे, अवधेश तिवारी और ब्रजेश यादव, तब उसके बाद एक FIR लिखाई जाती है जिसमें उनके पिता का कोई भी नाम कोई भी जिक्र नहीं होता है। और तो और जो जुडिशियल में बयान रिकॉर्ड कराया जाता है उसमें भी कुलदीप सेहगल का नाम कहीं से कहीं तक नहीं होता है। और उसके ठीक 2 महीने बाद पीड़िता के द्वारा कुलदीप सेहगल पे भी आरोप लगा दिया जाता है, क्योंकि 17 तारीख के बाद एक पंचायत गांव में होती है जिसमें कुलदीप सेहगल की भी मौजूदगी होती है और पंचायत इस फैसले पर आती है कि शुभम सिंह का विवाह पीड़िता के साथ कराया जाना चाहिए क्योंकि दोनों सेम कास्ट के थे, जिसमें शुभम सिंह और उसका परिवार फैसले को ना मानते हुए सीधे तौर पर इस फैसले से मना कर देता है। और तभी पीड़िता का परिवार शुभम सिंह की फैमिली को इस केस में घसीटने की बात करता है, उनकी महिलाओं को इस रेप केस में घसीटने की बात करता है, जिसके ऊपर कुलदीप सेहगल कह देते हैं कि महिलाओं को इन केसों में नहीं घसीटना चाहिए। इसके कारण पीड़िता का परिवार उनसे खिसियाकर और पुराने मनमुटाव को देखते हुए कुलदीप सेहगल पर भी आरोप लगा देता है और इसी कारण से कुलदीप सेहगल को इस केस में फंसाया जाता है। और आगे ऐश्वर्या कहती है कि इन्हीं कारणों के कारण उनके पिता को फंसाया गया और जो पीड़िता के पिता की मृत्यु वाला केस है उसमें उनके पिता यानी कि कुलदीप सेहगल को बाइज्जत बरी किया गया है। और जो पीड़िता के पिता के ऊपर हमला कराया गया वह एक हमला नहीं था बल्कि एक लड़ाई थी जिसको इस केस के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि उसी तारीख को इनके पिता एक राजनीतिक रैली यानी कि कोई पार्टी में गए हुए थे। और जो आगे एक्सीडेंट का केस का इल्जाम कुलदीप सेहगल के ऊपर मढ़ा जाता है उसको भी क्लैरिफाई करते हुए ऐश्वर्या सीधे तौर पर कहती है कि IIT दिल्ली जैसे संस्थानों ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें यह पता लगता है कि वह जो एक्सीडेंट था वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था। और भी इल्जामों को ऐश्वर्या नकारते हुए सीधे तौर पर कहती हैं कि जो उनके पिता के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया वो भी एक गलत और एक बेबुनियादी केस है। इसमें बताया जाता है कि पीड़िता 18 साल से कम की थी, क्योंकि जो एम्स दिल्ली और बड़े संस्थानों की रिपोर्ट्स आई है उसमें यह पता चलता है कि जो पीड़िता थी वह 18 साल से बड़ी थी। और फेक TC जिसमें डेट ऑफ बर्थ छोटी दिखाई गई है 18 से, वो भी लगाने का आरोप है। और उसके बाद ऐश्वर्या एक ऑडियो भी सुनाती है जिसमें पीड़िता के चाचा और पीड़िता के मध्य में बात हो रही होती है, जिसमें पीड़िता के चाचा पीड़िता से कहते हैं कि जांचों से पहले वह अपने प्राइवेट पार्ट्स में कुछ निशान बना ले जिससे मेडिकल में छेड़छाड़ हो सके। इसके बाद ऐश्वर्या CBI पर बने हुए प्रेशर की भी बात करती हैं, जिसमें पीड़िता की सिर्फ बात सुनकर CBI अपनी रिपोर्ट बना देती है, जबकि शशि सिंह और पीड़िता के बीच एक भी बार फोन कॉल में बात नहीं हुई है और शशि सिंह की कॉल हिस्ट्री में एक भी बार पीड़िता को कॉल नहीं लगाई गई है। और यह जो दूसरी रिपोर्ट आती है जिसमें शशि सिंह और पीड़िता की जो कॉल हिस्ट्री है उसमें एक भी बार बात नहीं हुई होती है, ये वाली रिपोर्ट CBI प्रेशर के चलते नहीं लगाती है। और वह आगे यह भी कहती हैं उस इंसिडेंट के टाइम पीड़िता की और जो कुलदीप सेहगल की जो लोकेशन होती है वह भी डिफरेंट होती है। और वे साफ तौर पर यह भी कह देती हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इस केस में अपनी टांग अड़ाई और काफी प्रेशर बनाया जिससे उनके पिता को सजा हो सके। यह जो मैंने चीजें बताई हैं वह सिर्फ ये चीजों को ना कहती हैं बल्कि इन सभी चीजों का साक्ष्य भी देती हैं। और वह न्यायालय के विषय में यह भी कहती हैं कि सिर्फ मीडिया ट्रायल्स के नाम पर और पीड़िता के दिए गए बयान की झूठी कहानी गढ़ने के आधार पर उनके पिता को सजा दे दी गई और उनके पक्ष की एक भी बात एक भी फैक्ट नहीं सुना गया। यह हो गई पूरी दूसरे पक्ष की बात। अब बात कर लेते हैं तीसरे पक्ष यानी कि उनके गांव की। जब मैं तीसरी तरफ उनके गांव की तरफ देखता हूं, उनके गांव के लोगों को सुनता हूं, तो वहीं जहां पीड़िता के लिए कुलदीप सेहगल एक हैवान की तरह होता है, वहीं उनके गांव के लोगों के लिए कुलदीप सेहगल एक भगवान की तरह है। और आगे जब मैं उनके गांव वालों के बयान सुनता हूं मीडिया पर, तब मेरे को साफ साफ दिखता है कि जो ऐश्वर्या उनके परिवार के विषय में, पीड़िता के परिवार के विषय में कह रही है वो बिल्कुल सही ही है। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन सही है,
एक तरफ मेरा न्यायालय जिसके ऊपर मुझे आंख मूंद कर भी पूरा भरोसा है, और मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे भारतीय न्यायालय न्याय प्रणाली के द्वारा किसी भी निर्दोष को कभी भी सजा नहीं हो सकती। जब मैं दूसरे पक्ष के दिए गए फैक्ट्स की बात करता हूँ तो वह फैक्ट्स भी मुझे गलत नहीं लगते। और तो और कुछ गाँव वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि शुभम सिंह के साथ पीड़िता खुद भागी थी। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है कितना झूठ वह हमारा न्यायालय ही डिसाइड करेगा। मैं इन सब चीजों को सुनने के बाद आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपने न्यायालय पर, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जो इस केस का दोषी हो उसे संगीन से संगीन उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि अब यह केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारी न्याय प्रणाली पर लगा हुआ एक सवाल है जो कि मेरे जैसे लोगों को एक काला धब्बा प्रतीत होता है, जो कि मुझे अपनी न्याय प्रणाली पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यदि पीड़िता और कुलदीप सेंगर को एक साइड रखकर बात की जाए तो मुझे इस केस में राजनीतिक फायदा, मीडिया चैनल्स और पॉलिटिशियंस और उनके द्वारा बनाई गई साजिश की बू भी आती है, और इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। और आगे फैसला आपका है कि आप इस केस को कैसे देखते हैं और आप इस केस से कैसे समझते हैं। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि दोनों पक्षों में से मुझे किसी पक्ष ने भी गाली दी तो डंडा चढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं वो सब फैक्ट के ऊपर की हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, तो आप सब उनको देख सकते हो। और आगे जो आपका ओपिनियन है इस केस को लेकर वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका मैं बहुत इंतजार करूंगा। और वीडियो पे भी अगर कोई सुधार करना हो तो वो भी ओपिनियन लिख सकते हो। और जाते जाते इस केस के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि अब यह केस सिर्फ एक पर्सनल केस नहीं बल्कि हमारे भारत की संवेदनाएं इनसे जुड़ चुकी हैं, तो प्लीज कड़ी सजा देनी चाहिए जो भी इस केस को मैनिपुलेट कर रहा हो या जो भी इस केस को भड़का रहा हो, हमारे देश में अशांति फैला रहा हो और हमारी न्याय प्रणाली पर एक सवाल बना रहा हो। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।